हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पशुओं के आहार के बारे में। पशुओं को जो संतुलित आहार देना चाहिए, किस प्रकार से, मतलब किस पशु को कितना देना चाहिए, कितना दूध निकलवाने पे कितना देना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए कितना देना चाहिए, इस प्रकार से हम जो है आहार की मात्रा और किस पशु को कितना कितना दे इसके बारे में देखेंगे। और जो पशु का चारा वगैरह होता है उसको कैसे संरक्षित किया जाए ना, लंबे टाइम तक संरक्षित करने की जो विधियां होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पशुओं का संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहेंगे? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। किसे कहते हैं? वह आहार जिसके अंदर जो सभी पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पोषक तत्व क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आहार में क्या क्या देते हैं। तो क्या क्या होता है पशुओं के आहार में? चारा व दाना है ना, जैसे रफेजेज और जिसको कंसंट्रेट बोलते हैं दाना है ना, उस दाने के अंदर तो हम विभिन्न प्रकार के दाने, खलियां वगैरह इस प्रकार से देते हैं ना। और चारा क्या होता है? चारे में हरा चारा भी दिया जाता है, सूखा चारा भी दिया जाता है। हम बात करते हैं चारे के बारे में है ना। तो चारा कौन कौन से तरीका दे सकते हैं चारे में? एक होता है सूखा चारा और एक होता है हरा चारा है ना। हरा चारा होता है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। हरे चारे में मॉइस्चर होता है लगभग 80 से 90%, जबकि जो सूखा चारा होता है उसमें लगभग 10-15% है ना, कम मॉइस्चर होता है सूखे चारे में। अगर हम बात करते हैं चारे के बारे में, तो चारे में क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं ना वो कम मात्रा में होते हैं। जो चारा होता है वो अधिक मात्रा में खिलाया जाता है और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं। चारा होता है उसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं और अधिक भारी होता है, यानी मोर बल्कि, यानी अधिक मात्रा में खिलाते हैं ना अपन। मोर बल्कि यानी कि जो चारा होता है, दाने वगैरह तो आपको पता है जनरली कम मात्रा में ज़रूरत होती है, कम खिलाए जाते हैं, जबकि चारा अधिक खिलाया जाता है, ये अधिक भारी होता है, अधिक मात्रा में खिलाया जाता है ना। चारा अधिक मात्रा में खिलाया जाता है, आप सब जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रूड फाइबर। जो क्रूड फाइबर होता है वो जो चारा होता है उसमें कितना होता है? 18% से अधिक होता है। क्रूड फाइबर की हम बात करें तो क्रूड फाइबर क्या होता है? कच्चा रेशा। जो उसमें कच्चा रेशा होता है उसको क्रूड फाइबर बोला जाता है। तो क्रूड फाइबर है वो जो चारा होता है उसमें क्रूड फाइबर होता है मोर देन 18, यानी 18% से अधिक है ना। जो क्रूड फाइबर है वो चारे के अंदर कितना होता है? 18% से अधिक। जबकि हम बात करते हैं क्रूड फाइबर है ना, इसको क्या लिखा जाता है? क्रूड फाइबर। जो क्रूड फाइबर होता है वो जो चारा होता है उसके अंदर 18% से अधिक होता है ना। याद रखनी ये चीज़ें पूछते हैं। क्रूड फाइबर कितना होता है चारे में? 18% से अधिक। जबकि हम बात करें अगर टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, क्या टोटल डाइजेस्टेबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? ये होते हैं 60% से कम है ना। जो चारा होता है उसमें 60% से कम होते हैं। चारे के अंदर इसको क्या बोलते हैं? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। टोटल TDN का मतलब देखें आप क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। टोटल टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट यानी जो कुल पाच्य पोषक तत्व होते हैं, पदार्थ, वो कितना होता है इसमें? न्यूट्रिएंट 60% से कम होता है। किसके अंदर? चारे के। हम चारे की बात कर रहे हैं ना। चारे के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो क्रूड फाइबर है वो मोर देन 18 है ना, 18% से अधिक क्रूड फाइबर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? कच्चा रेशा बोला जाता है ना। क्रूड फाइबर को क्या बोलते हैं? कच्चा रेशा। कच्चा रेशा है वो 18% से अधिक और TDN है वो 60% से कम होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? चारा मानेंगे या दाना? चारा मानते हैं ना।
चारा होता है उसमें ये आपको ध्यान रखनी है दोनों चीज़ें। इसके बाद हम दाने की बात करते हैं तो दाने में होता है जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है ना। क्रूड फाइबर या जिसको क्या बोला जाता है, कच्चा रेशा। क्या बोलते हैं क्रूड फाइबर को? कच्चा रेशा, है ना। तो क्रूड फाइबर जो हमारे दाना होता है उसमें कितना होता है, तो लेस देन 18 यानी 18% से कम। कितना होता है? 18% से कम क्या होता है? क्रूड फाइबर यानी कच्चा रेशा। कच्चा रेशा होता है वो दाने के अंदर होता है 18% से कम। उसके बाद हम बात करते हैं TDN यानी कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। ये होते हैं न्यूट्रिएंट, जो दाना होता है आपको पता है न्यूट्रिटिव अधिक होता है ना, उसमें पोषक तत्व जो है अधिक होते हैं, दाना अधिक न्यूट्रिटिव होता है, इसी कारण इसमें कितना होता है TDN, इसका TDN होता है मोर देन 60। कितना होता है? मोर देन 60। तो आपको ये दोनों याद रखने, दोनों में उल्टा है। इसमें ये जो क्रूड फाइबर है वो अधिक होता है, जबकि उसमें क्या होता है? TDN अधिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आहार की मात्रा। आहार की मात्रा है वो कितनी क्या देनी चाहिए? सबसे पहले शुष्क पदार्थ। क्या है शुष्क पदार्थ? किस किस से मिलता है शुष्क पदार्थ? हरे चारे में भी होता है और जो सूखा चारा होता है उसमें भी शुष्क पदार्थ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गाय को 100 kg बॉडी वेट पे, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, गाय को 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 2.5 kg जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 kg, है ना। गाय को 100 kg शरीर भार के ऊपर 2.5 kg शुष्क पदार्थ दिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और यही अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस को 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 3 किग्रा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 100 kg बॉडी वेट पर 3 kg। गाय को देते हैं 100 kg बॉडी वेट पे 2.5, जबकि भैंस को 3 kg दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 kg। के बाद हम बात करते हैं दाने की। दाने में क्या होता है ये तो आपको पता है। दाने में जनरली क्या होता है? दाना जैसे जो हो गया, गेहूं हो गई, या फिर जो खलियां होती है ना, जो पशुओं को खिलाई जाती है, जैसे खली मूंगफली वगैरह की, जो अच्छी रहती है पशुओं के लिए, न्यूट्रिटिव होती है, तो वो सब किस में आती है? दाने के अंदर आती है ना। खलियां हो गई, दाने हो गई, ये सब इसमें दाना, या जिसको क्या बोला जाता है? कंसंट्रेट, या इसी को क्या बोलते हैं? सांद्रित पदार्थ भी बोला जाता है ना, सांद्रित पदार्थ। उसके बाद हम बात करते हैं कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए कितना दाना दिया जाता है ना। जीवन निर्वाह के लिए यानी कि सब पशुओं के लिए, ये जीवन निर्वाह के लिए गाय भैंस की अगर हम बात करते हैं, गाय भैंस सांड इन सबको दिया जाता है 1 से 2 kg प्रतिदिन, है ना। एक दिन का अगर बात करें तो 1 से 2 kg दाना जो है इनको जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत पड़ती है। यही अगर नॉर्मल रेंज पूछे आपसे तो 1 से 2 kg करें आप, लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए गाय को कितना देते हैं, भैंस को कितना देते हैं, गाय के लिए लगभग 1 kg पर्याप्त होता है ना, जबकि भैंस के लिए 1.5। लेकिन इसकी जो रेंज है, अगर आपसे मोटी मोटी रेंज के बारे में बात की जाए तो यही है ना, 1 से लेके 2 kg तक देते हैं। रेंज पूछे तो रेंज 1 से 2 kg ही है। वैसे ऐसे अलग से नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार अगर मान लो पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा ध्यान में रखें। अलग अलग गाय को लगभग 1 kg पर्याप्त होता है, जबकि भैंस के लिए कितना दिया जाता है? 1.5 kg, है ना। भैंस को 1.5 kg दिया जाता है। और नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है कितनी? 1 से 2 kg। 1 से 2 kg है वो उनको किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करें अगर उत्पादन के लिए, है ना, तो उत्पादन के लिए क्या होता है कि जो गाय है उसके 3 लीटर, अगर वो 3 लीटर दूध देती है तो उसके लिए कितना दाना दिया जाता है? 1 kg दाना, है ना। गाय को कितना दिया जाता है? अगर गाय का दूध उत्पादन 3 kg यानी 3, 6 कितना भी हो, लेकिन 3 लीटर दूध के ऊपर हम कितना देंगे दाना? 3 लीटर दूध के ऊपर 1 kg दाना गाय को दिया जाता है, जबकि जो भैंस है उसको 2.5 लीटर दूध के ऊपर ही 1 kg दाना दिया जाता है ना। गाय को कितना दिया जाता है? 3 लीटर दूध के ऊपर 1 kg दाना। और ये जो है नॉर्मल है, ये जीवन निर्वाह के लिए सभी को ज़रूरत होती है। भैंस के लिए हमने बात की कितना है? भैंस को दिया जाता है 2.5 लीटर दूध पे, है ना। गाय को तो हम 3 लीटर दूध पे 1 kg दे रहे थे, लेकिन भैंस है उसको 2.5 लीटर दूध पे 1 kg दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 kg दाना दिया जाता है ना। ये आप ध्यान में रखें थोड़ा। 2.5 लीटर अगर दूध दे रही है, पूछ लेते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गाय को इतने दूध पे कितना देंगे, भैंस को इतने दूध पे कितना दाना दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कितना कितना देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेल की।
तो अगर बेल है उसको, अगर सामान्य नॉर्मल बेल है जो नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो सामान्य बेल को तो हम देंगे कितना, 1.5 kg, लगभग 1.5 kg दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत भारी मेहनत कर रहा है ना, बेल जो है भारी मेहनत करने वाला है, तो उसको 2 kg दिया जाता है ना। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए बेल के लिए, अगर नॉर्मल क्वांटिटी अगर पूछी जाए तो 1.5 kg दाना होता है ना। नॉर्मल पूछे तो 1.5 ही है, लेकिन अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा अगर मेहनत कर रहा है बेल, तो उसके लिए कितना, 2 kg दाना दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 2 kg, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सांड की। जो सांड होता है, जो प्रजनन के लिए जिसको काम में लेते हैं, उस सांड को भी 2 kg दाना दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 2 kg, है ना। तो आप इनका सबका ध्यान रखें। एक तो बेल को नॉर्मल सामान्य पे 1.5 kg, सामान्य पे कितना देते हैं, 1.5 kg, है ना। उसके बाद हमने बात की कि अगर भारी मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा दी जाती है क्वांटिटी, उसके लिए 2 kg दाना दिया जाता है। उसके बाद जो सांड होता है उसके लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए 2 kg दाना दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भित पशु के लिए ना। गर्भित पशु को जनरली आपको पता है कि 5वें-6ठे महीने में उसको जो है दाना देना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो उसको भी कितना है, लगभग 1 या 1.5 kg दाना दिया जाता है ना। अगर वो पशु गर्भित है तो उसको 5वें या 6ठे महीने से उसको दाना देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कितना देते हैं, 1 से 1.5 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल शुष्क पदार्थ की, है ना। कुल शुष्क पदार्थ कितना दिया जाता है, 10 kg। कुल शुष्क पदार्थ है वो 10 kg दिया जाता है। लेकिन इसको अगर हम बांटे क्या कितना दिया जाता है, तो हम बात करते हैं 2/3 तो इसमें दिया जाता है चारा। 2/3 भाग टोटल जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है 10 kg। 10 kg में हम बात करते हैं 2/3 भाग दिया जाता है चारे से। अब चारा होता है, आपको पता है गीले चारे में भी शुष्क पदार्थ होता है और सूखे चारे में भी होता है। तो 2/3 भाग में अपना क्या हो जाएगा, चारा। उसके बाद हम बात करते हैं 1/3 भाग क्या होगा, दाना। 1/3 भाग देते हैं इसका दाना दिया जाता है ना। 1/3 भाग दाना दिया जाता है। शुष्क पदार्थ टोटल पशु को दिया जाता है 10 kg, उसमें से 2/3 भाग चारे को गिनते हैं। उसके बाद करते हैं, देते हैं 1/3 देते हैं क्या, दाना। उसके बाद अगर हम चारे को फिर से डिवाइड किया जाए, 2/3 भाग देते हैं सूखा चारा। इस प्रकार से, है ना। क्या देंगे, कुल शुष्क पदार्थ 10 kg देते हैं, उसमें उसकी अगर हम बात करें 2/3 है ना, 10 kg का 2/3 निकाल लेना है, वो कितना क्या देते हैं, चारा दिया जाता है। उसके बाद 1/3 भाग है वो क्या दिया जाता है, 1/3 भाग है दाना दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चारे को भी सूखा और चारा, गीला चारा दोनों देते हैं ना, आपको पता है। तो सूखा चारा दिया जाता है 2/3, सूखा चारा 2/3 भाग है, जबकि गीला चारा है 1/3 भाग, है ना। क्या क्या है, यही है। इसमें क्या है, 10 kg है ना, 10 kg दिया जाता है। ध्यान में रखना है 2/3 भाग चारा तथा 1/3 भाग दाना देते हैं। और कुल चारे का जो 2/3 भाग है वो सूखा चारा दिया जाता है। सूखे चारे में मैंने आपको बताया था नमी कम होती है ना, कितनी होती है, 10 से 15% तक। और 1/3 भाग क्या देते हैं, 1/3 भाग हरा चारा दिया जाता है। और हरा चारा है तो उसमें आपको पता है मॉइस्चर होगा, है ना। हरे चारे में कितना, बहुत ज़्यादा, यानी 80-90% तक मॉइस्चर होता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ आप ध्यान रखें। पशु को कुल शुष्क पदार्थ 10 kg दिया जाता है, उसमें 2/3 भाग चारा दिया जाता है, 1/3 भाग दाना दिया जाता है। और अगर चारे को फिर से हम डिवाइड करें तो इसका जो ये आएगा ना, ये जो क्वांटिटी आएगी, इसका 2/3 भाग सूखा चारा होगा और 1/3 भाग है वो हरा चारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारे के संरक्षण की। अब चारे के संरक्षण की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब चारे को लंबे टाइम तक हरी अवस्था में रखने के लिए इस प्रकार से
संरक्षित किया जाता है। क्या होता है कि अलग अलग ऋतुओं में, जैसे कुछ ऋतु ऐसी होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है ना, जिसमें लश सीजन जिसको अपन बोलते हैं, लश सीजन में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा चारा वगैरह उपलब्ध होते हैं, तो वो होता है लश सीजन। लश सीजन कौन सा होता है, एक स्पेशली एक तो बारिश में है ना, बारिश की जो ऋतु होती है आप सबको पता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा हरा चारा उपलब्ध होता है। उसके बाद है जो सर्दियों की ऋतु होती है ना, सर्दियों में भी चारा वगैरह अच्छे से उपलब्ध होता है। ये कौन सा सीजन होता है, लश सीजन। एक होता है लीन सीजन। लीन सीजन क्या होता है, दो सीजन होते हैं, एक तो होता है लीन सीजन, लीन सीजन या इसको हम हिंदी में बोले तो लीन ऋतु बोलते हैं ना। लीन ऋतु क्या होती है, लीन ऋतु वो होती है जिसमें वह ऋतु जिसके अंदर चारा कम उपलब्ध होता है या नहीं उपलब्ध होता है ना, जब बहुत कम चारा उपलब्ध होता है, चारे की कमी होती है, उस सीजन को क्या बोलते हैं, लीन सीजन। चारा कम उपलब्ध होता है। कम उपलब्ध होता है या नहीं होता है ना, दोनों बात हो सकती है। लीन सीजन में चारा हो सकता है कम उपलब्ध हो और उपलब्ध नहीं भी होता है, इस प्रकार का जो सीजन होता है उसको हम लीन सीजन बोलते हैं। जबकि एक होता है लश, लश सीजन है ना। अब ये लीन सीजन है वो कब होता है, थोड़ा महीनों का ध्यान रखें आप। एक तो है सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर है, और एक होता है मई से जून। कब होता है, जनरली इसी टाइम चारे की कमी होती है ना, हरा चारा वगैरह इस टाइम उपलब्ध नहीं होता है। सितंबर से अक्टूबर और मई से जून ये महीने होते हैं लीन सीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लश सीजन की। तो इस टाइम क्या होता है कि चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ना, अधिक मात्रा में चारा उपलब्ध होता है। अधिक मात्रा में जो लश सीजन होता है, या जिसको आप लिख सकते हैं लश ऋतु है ना, लश सीजन होता है, उसमें क्या होता है कि हरा चारा जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आप जनरली सब जानते हैं कब होता है, एक तो वर्षा के बाद है ना, वर्षा ऋतु में और सर्दियों में। लश सीजन के अंदर अधिक चारा उपलब्ध होता है, स्पेशली अगर ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु और सर्दियों के अंदर। कब, वर्षा ऋतु, दोनों सीजन आप ध्यान रखें। लीन सीजन कब, जब कमी होती है चारे की या कम उपलब्ध होता है या नहीं उपलब्ध होता है। अगर लश सीजन की बात करें तो इस टाइम चारा बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। अब हम बात करते हैं, हाँ, इस प्रकार से जैसे क्यों संरक्षित करना चाहिए चारा, तो वही है कि लश सीजन होगा उस टाइम तो क्या होगा, हरा चारा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा पशुओं को। लेकिन जब लीन सीजन होता है उस टाइम जब चारा उपलब्ध नहीं होता है, उस टाइम भी उनको जो है न्यूट्रिटिव अच्छा चारा जो है वो खिलाने के लिए उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है चारे को। उसके बाद हम बात करते हैं साइलेज की, है ना। साइलेज एक प्रकार का ये भी संरक्षित किया हुआ चारा होता है। ये क्या होता है कि हवा, जो हरा चारा होता है उसको हवा रहित स्थान पर किण्वन प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, हरे चारे को वायु रहित अवस्था में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या, इसमें इसको मतलब वायु रहित ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं, हवा नहीं रहनी चाहिए अंदर। उससे क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, और उस किण्वन की प्रक्रिया से लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, चारे को संरक्षित रखने का काम करते हैं, है ना। चारे को संरक्षित रखने का काम कौन करते हैं, लैक्टिक अम्ल और CO2।
में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं, वो इस चारे को संरक्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये साइलेज कैसे बनाई जाती है ना, बनाने का तरीका थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो मतलब क्रॉप वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। साइलेज किससे अच्छी बनती है वो क्रॉप, जैसे कि मक्का है ना, सबसे अगर अच्छी आप बात करें तो मक्का से बनती है। अगर मक्का के बारे में हम बात करें तो मक्का से सबसे अच्छी क्यों बनती है, सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है आपके जो साइलेज बनती है उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट अधिक होना चाहिए क्रॉप में, है ना, कार्बोहाइड्रेट अधिक होना चाहिए। और क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिसका जो तना होता है वो ठोस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तना होता है क्रॉप का वो ठोस होना चाहिए। तो आपने मक्का देखी हो तो मक्का का तना कैसा होता है, अंदर से ठोस होता है, खोखला नहीं होता है वो, है ना। खोखला होगा तो क्या होगा, उसमें हवा भरी रहेगी। हमें क्या करना है, हमारे जो साइलेज बनेगी वो वायु रहित, है ना, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए। हवा होने से वो सही नहीं बन पाती है और उसमें जो क्रिया नहीं होती है, इसलिए हवा रहित होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मक्का यूज़ करते हैं, मक्का का तना खोखला नहीं होता है और वो ठोस होता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्रॉप का सिलेक्शन है ना, और बाकी मक्का, ज्वार, बाजरा सबसे आप बना सकते हैं ना, जई वगैरह। लेकिन जो अगर आपको सबसे उत्तम अगर पूछा जाए ना, सबसे उत्तम इसके लिए क्या होती है, मक्का ही इसके लिए सबसे उत्तम है। अगर हम बनाने की बात करते हैं साइलेज, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गड्ढा तैयार करते हैं। साइलेज बनाने के लिए गड्ढा तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट बिछा देते हैं। क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट बिछा देंगे ना, एयर टाइट बनाना है अपन को उसको, तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट बिछा देंगे। उसके बाद जो हमने क्रॉप सेलेक्ट किया, जैसा मान लिया हमने मक्का ही लिया है ना, मक्का को सेलेक्ट किया है, तो मक्का को काट के और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ना, उस मक्का को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद उसको उस खड्डे में भरा जाता है, लगभग माने आपकी 30 सेंटीमीटर भरा। उसके बाद फिर से उसको दबाना चाहिए। इस प्रकार से हर 30 सेंटीमीटर के ऊपर उसको दबाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे यही कि जैसे हमने बात की कि वायु रहित होना चाहिए, तो वायु को निकालने के लिए, है ना, उसमें से जो एयर है उसके निष्कासन के लिए उसको क्या किया जाता है, दबाया जाता है, भरते जाते हैं और उसको दबाते जाते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट भर जाए, उसके बाद क्या, अगर उसमें नमी कम हो, मान लिया जाए कि फसल में नमी कम है, तो नमी कम होने पे उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं ना, थोड़ी बहुत उसमें नमी होनी, अच्छी नमी होनी चाहिए। तो अगर कम है, नॉर्मल नमी है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कम नमी है तो उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सूखे चारे से इस प्रकार से ढक दी जाती है, डोम शेप बना दी जाती है। और उसके ऊपर जो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, मिट्टी से, है ना, जो मिट्टी से या प्लास्टर करके और पूरे को पैक कर दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें क्या हो, हवा नहीं घुसे, है ना, हवा नहीं होनी चाहिए। अपने सबसे पहली बात ही साइलेज में यही होती है कि उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, हवा रहित स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको कर देते हैं और उसको लगभग आपके 3 महीने लगते हैं ना, उसको तैयार होने में। साइलेज तैयार होती है, उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, अगर हम वीक की बात करते हैं तो 12 वीक मान सकते हैं आप, है ना। बाकी मंथ में बात करें तो 3 मंथ, लगभग 2-3 मंथ उसमें लगते हैं ना साइलेज बनने में। क्या होता है साइलेज, मैंने आपको बताया क्या होता है, हरे चारे को प्राकृतिक रूप से, है ना, हरी अवस्था में हवा रहित स्थान पर, हवा रहित होना चाहिए स्थान, है ना, हवा नहीं होनी चाहिए अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखें। हरी अवस्था में संरक्षित करते हैं लेकिन हवा रहित स्थान पे करते हैं, और उसमें क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। अब किण्वन की प्रक्रिया होने से क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और CO2। क्या क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और CO2, और ये बनते हैं, ये इसको संरक्षित रखने का काम करते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया को क्या बोले, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए साइलेज बना रहे हम, तो साइलेज जिस खड्डे में बनाई जाती है उस खड्डे को क्या बोला जाता है, साइलो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, साइलो। जिस खड्डे में बनाएंगे उस खड्डे को बोलेंगे साइलो, जबकि जो प्रक्रिया है उसको साइलिंग इन साइलिंग बोला जाता है ना, साइलिंग या इन साइलिंग, साइलो, है ना। गड्ढे का आप देखें, थोड़ा गड्ढे का ध्यान में रखें, जो गड्ढा होता है उसको साइलो बोला जाता है। ये प्रक्रिया है, ये इन साइलिंग या साइलिंग कहलाती है ना, इन साइलिंग, इन साइलिंग या साइलिंग, इस प्रक्रिया को कहते हैं, साइलेज बनाने की प्रक्रिया को। ये हम जैसे हमने पढ़ा क्या होता है, साइलो कहते हैं ना, साइलो किसको बोलते हैं, उस गड्ढे को बोलते हैं, जो गड्ढा हम काम में ले रहे हैं उस गड्ढे को क्या बोलेंगे, साइलो बोला जाता है। ये तो साइलेज ही आपके नाम वैसे याद वैसे ही रह जाएगा, है ना, साइलेज। साइलेज बनाने के लिए साइलो, जो गड्ढा होता है वो
साइलो, और प्रक्रिया होती है वो इनसाइलिंग, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं साइलेज में पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है ना। साइलेज जो बनाते हैं अपन उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं ना, पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें साइलेज क्या करती है, मृदु रेचक का काम करती है। जो साइलेज है वो मृदु रेचक का काम करती है। हमने पढ़ा था ना क्या मृदु रेचक क्या होते हैं, दस्तावर, है ना। तो दस्तावर के लिए ये साइलेज जो है दस्तावर के लिए उपयोगी है ना। अगर दस्तावर की बात करें तो साइलेज का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें जैसे साइलेज हमारी तैयार हो गई कितने 3 महीने में, है ना। 3 महीने में साइलेज तैयार हो जाती है। तो फिर हम इसको जब खोलते हैं तो स्टार्टिंग में इसको 3 इंच, है ना, 3 इंच लेयर लगभग हटाई जाती है। तो हमेशा जैसे खोल दिया है साइलो, एक बार खोल दिया है उसके बाद आप हमेशा 3 लेयर, मतलब डेली 3 लेयर नहीं 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर की लेयर डेली उसमें से हटानी चाहिए, है ना, नहीं तो वो फिर खराब होती है। अब हम देखते हैं अच्छी साइलेज के गुण। अच्छी साइलेज में जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, अच्छी साइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होने चाहिए, है ना। मैंने बताया जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है, अच्छी मात्रा में होने चाहिए अच्छी साइलेज बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करें अगर जैसे हमने बात की थी इसकी क्रॉप के बारे में कि कौन कौन सी क्रॉप यूज़ की जा सकती है। तो क्रॉप यूज़ करने में हम मक्का, ज्वार, बाजरा, जई ये सभी क्रॉप यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ साइलेज बनाने के लिए क्रॉप मानी जाए तो कौन सी होती है, मक्का होती है। और मक्का के अंदर आप मतलब इनके मक्का है और ज्वार बाजरा भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर पाते, करते सब है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आपको पूछ लिया जाए तो यही होता है ना। और जो क्रॉप है उनको क्या दूधिया अवस्था पे काट दिया जाता है। कब काटा जाता है, दूधिया अवस्था पे। जो क्रॉप काटते हैं उनको दूधिया अवस्था पे काटा जाता है। अब हम बात करते हैं साइलेज बनाने में काम में आने वाली फसल में नमी कितनी होनी चाहिए। तो साइलेज वाली जो फसल है उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए ना। कितनी होनी चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया नमी कम हो तो उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम नमी की बात करें तो इसमें 60 से 65% कितनी होनी चाहिए साइलेज बनाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि नमी कितनी होनी चाहिए तो ये नमी होनी चाहिए 60 से 65%, है ना। साइलेज नमी वाली होती है और इसमें 60 से 65% तक उस क्रॉप में नमी होनी चाहिए। अगर हम शुष्क पदार्थों की बात करें तो एक एवरेज है 35 से 45%, है ना। शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, 35 से 45% उस क्रॉप में शुष्क पदार्थ भी होना चाहिए। दूधिया अवस्था पे क्रॉप्स को किया जाता है ना का हार्वेस्ट। दूधिया अवस्था पे तो जैसे दाने वगैरह की और ये क्रॉप हो गई। उसके बाद अगर जैसे फूल के हिसाब से थोड़ी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा रहा है तो जो 50% फ्लोवरिंग हो गई है, कितनी फ्लोवरिंग वाली अगर क्रॉप है ना उसमें क्या होता है 50% फ्लोवरिंग की अवस्था पे, है ना। 50% पुष्पन जब हो चुका हो तब हार्वेस्ट करते हैं। जो अपने जैसे फूल के हिसाब से देखा जाए तो 50% अगर फ्लावरिंग हो चुकी है, जिस क्रॉप को हम ले रहे हैं उसमें 50% फ्लावरिंग हो चुकी है, तब उसको क्या करते हैं हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे लोबिया वगैरह, है ना। अगर लोबिया वगैरह को यूज़ ले रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि जो फली वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है ना, फली वगैरह आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम उनको काम में लिया जाता है। तो इसमें आप यही ध्यान रखें ना, इसका मेन ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लेते हैं, मक्का के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, मक्का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये आप याद रखें। उसके बाद इसका पीएच देखें आप कितना होता है, पीएच भी इंपॉर्टेंट है। साइलेज का पीएच होता है 4, है ना। कितना होता है 4 या 4 से 4.2 तक हो सकता है ना, लेकिन जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो 4 होता है। इसके 0.2 ऊपर जाए तो जा सकता है ना, 4.2 दे दे। अगर आपको 4 ना दे के और 4.2 दिया जाए तो वो भी सही है, लेकिन नॉर्मल हम बात करें तो इसका पीएच 4 होता है। नेक्स्ट ये हमने बात की क्या करते हैं साइलेज बनाने के लिए फसल को दूधिया अवस्था पर काटना चाहिए, है ना। दूधिया अवस्था पे सबसे बेस्ट अगर अवस्था की हम बात करें तो दूधिया अवस्था ही होती है। या फिर फ्लोवरिंग की बात करें तो 50% फ्लोवरिंग पे, है ना, 50% फ्लोवरिंग के ऊपर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अच्छी साइलेज जो होती है उसमें 10% से कम नाइट्रोजन होनी चाहिए, 10% से कम होनी चाहिए, है ना। उसके बाद साइलेज तैयार करने के लिए जैसे हमने बात की कितना टाइम लगता है, तो साइलेज को तैयार होने में जनरली 12 वीक या 3 मंथ का टाइम लगता है। क्या आप याद रखें थोड़ा
टाइम का कि भाई कितने टाइम में अच्छी साइलेज जो है तैयार हो जाती है। और इसको भंडारण की अगर हम बात करें तो साइलेज को 1 साल तक भंडारित किया जा सकता है ना, जब अवेलेबल नहीं होता है चारा उस टाइम इसको यूज़ में लिया जाता है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ना इनको ढक दिया जाता है और इनको लगभग साल भर तक हम रख सकते हैं ना। इस प्रकार से जो बड़े लेवल पे अगर साइलेज तैयार की जाती है तो इस प्रकार से बना दिया जाता है। ये आप ध्यान में रखें थोड़ा, साइलेज को 1 साल तक भंडारित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हे की। हे में क्या होता है कि जो हरा चारा होता है, हरे चारे को उसकी पुष्पन अवस्था पे काट कर कृत्रिम तरीके से सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? कृत्रिम तरीके से उसको सुखाया जाता है। जो हरा चारा होता है, हरे चारे को पुष्पन अवस्था पर काट कर खुले स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया जाता है। यानी कि नेचुरली तो क्या होता है, नेचुरली तो चारा खड़ा रहेगा, जब इसकी लास्ट स्टेज आएगी अपने आप सूख जाता है। लेकिन हम अगर हे तैयार करनी है हमें, तो उस चारे को हम क्या करेंगे, जब पुष्पन अवस्था हो रही होती है उसकी, उस टाइम उसको काट लेते हैं और फिर उसको सुखाया जाता है। अब हम बात करते हैं उसको सुखाने की। हे कैसे तैयार करें, कैसे उसको सुखाए। जिस प्रकार हे में क्या होता है, बरसीम सबसे अच्छी क्रॉप है ना, इसमें सुखाने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल, जैसे एक तरीका होता है उसको क्या नेचुरल तरीके में क्या करते हैं कि जो क्रॉप होती है उसको काट कर और फील्ड में छोड़ दिया जाता है ना। एक तो हो गया ये तरीका, तो वो सूख जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर उसको लंबे टाइम तक आप पलटोगे नहीं तो उसमें नुकसान होता है ना। लंबे टाइम तक पलटोगे नहीं तब नुकसान होगा। अगर बारिश हो गई तो लीचिंग हो जाएगी, तो उसके न्यूट्रिएंट है वो लीच हो जाएंगे, उसमें भी नुकसान होता है ना। और दूसरा तरीका होता है कि इनको जो ये मतलब स्टैंड बनते हैं, जैसे इस प्रकार से ना, ये ट्रिप्लोइड स्टैंड जिनको बोलते हैं, ये इस प्रकार के स्टैंड होते हैं, इन स्टैंड के ऊपर भी सुखाया जाता है ना। जो है अपन है तैयार करते हैं उसको या तो फील्ड में छोड़ दिया जाए या फिर स्टैंड पे सुखा दिया जाए, या नेचुरली अगर हम बात करें तो जो अपने मेड़ वगैरह होती है ना, बाड़ वगैरह, तो उन पे भी इसको सुखाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस पे बड़े लेवल पे सुखाने के लिए काम में लेते, क्या काम में लेते हैं, ड्रायर्स वगैरह भी इसमें काम में लिए जाते हैं ना, ड्राइंग करने के लिए। और नॉर्मली हम खलियान वगैरह में सुखाते हैं तो गर्म हवा से भी इनको सुखाया जाता है। और एक होता है ब्रूशिंग। ब्रूशिंग में किस प्रकार से सुखाते हैं, ब्रूशिंग की जाती है, यानी ब्रूशिंग कैसे करते हैं, उसको क्रॉप को बिछा दिया जाता है ना। बिछाने के बाद उसके ऊपर जो रोलर वगैरह है उनको घुमाया जाता है। रोलर वगैरह घूमेंगे तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉप है वो मतलब पूरी वो पिचक जाएगी और उसके जो अंदर हवा वगैरह जो है सब कुछ निकल जाता है, सारी कोशिकाएं अंदर से टूट जाती है और सब जो नमी है वो निकल जाती है, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर कम हो जाता है और क्रॉप है वो जल्दी सूख जाती है। इस प्रकार कई तरीकों से हम हे के बनाने के लिए उसको सुखा सकते हैं। अब हम बात, जैसे हमने बात की, क्या होता है, हरे चारे को पुष्पन अवस्था पे काट कर खुले स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया जाता है ना। यही चारा क्या कहलाता है, हे कहलाता है। उसको तो हम कर रहे थे, साइलेज को तो क्या कर रहे थे, वायु रहित स्थान पे, है ना। साइलेज को जो हमने तैयार किया उसको किया जाता है वायु रहित स्थान पे, जबकि जो है इसको खुले में तैयार करते हैं और इसको जो है पुष्पन अवस्था पे काट के और इनको सुखा दिया जाता है ना। उसी को क्या बोला जाता है, हे बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा, है ना, हे में शुष्क पदार्थ कितना होता है, 80 से 85%। हे में शुष्क पदार्थ है वो 80 से 85% होना चाहिए, जबकि जो हे में नमी है वो कम होती है। नमी कितनी होती है, हे में 15% है ना, 15% नमी हे में होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, हे में शुष्क पदार्थ होता है वो 80 से 85% होता है, जबकि नमी की अगर हम बात करें तो नमी इसमें होती है 15%। अगर इसकी उपयुक्त फसलों की बात करें तो जई, बरसीम, जो सबसे हम बना सकते हैं ना, जई से बन सकती है, बरसीम से बन सकती है, जौ से बन सकती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बनती है, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छी अगर बात करें कि किससे बनती है तो इसमें बरसीम को माना जाता है ना। बरसीम जो है उससे उसको सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो हे बनती है, हे में क्या होता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में होना चाहिए, है ना। हे होती है किस कौन सी फसलों की बनती है, जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, और बरसीम इसके लिए उपयुक्त होती है, ज़्यादा उपयुक्त। वैसे तो हम किसी की भी बना सकते हैं, जौ की भी बन सकती है, हे जई की भी बन सकती है और बरसीम की भी बन सकती है, और भी क्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बरसीम है उसको सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है ना। इस प्रकार से इसको सुखाने के बाद आप देख सकते हैं, जब हे को, चारे को सुखाने के बाद इस प्रकार से इकट्ठा करके लगा दिया जाता है और इसको लंबे टाइम तक फिर काम में लिया जाता है।
हे बनाने के लिए जैसे हमने बात की क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। जिस क्रॉप को हम हे बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हम बरसीम को इसके लिए उपयुक्त मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जई। जई जो होती है, जई को हम हे व साइलेज दोनों बनाने के लिए काम में लेते हैं ना। जई ऐसी क्रॉप है जिसको हे व साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद अगर हम शुष्क पदार्थ की बात करें किस किस क्रॉप में कितना होता है, तो आप देखें जैसे सूखे चारे होते हैं ना, कड़बी वगैरह, कड़बी होती है, कड़बी या जो सूखे चारे होते हैं, इनमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो 90% होता है। कितना होता है, 90%। जबकि अगर हम बात करते हैं बरसीम की, है ना, बरसीम में शुष्क पदार्थ कितना होता है, अगर थोड़ा बहुत ध्यान में रखें इसको आप, बरसीम में शुष्क पदार्थ कम होगा, है ना। बरसीम, हरी बरसीम में शुष्क पदार्थ है वो कम होता है। ये शुष्क पदार्थ की मात्रा है ना, क्या है, शुष्क पदार्थ। बरसीम में कितना होता है, 20%। के बाद हम बात करें अगर रिचका, लोबिया, इनकी बात करें तो रिचका में कितना होता है, रिचका में होता है शुष्क पदार्थ 25%, लगभग 25% तक होता है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। जो सूखी कड़वी, और आपको जनरली पता है ये तो, जो सूखे चारे होंगे, सूखी कड़वी होगी, उसमें शुष्क पदार्थ भी ज़्यादा होगा, तो उसमें है ना 90% होता है। बाकी बरसीम वगैरह की अगर इनके आप देखें तो ये होता है। जबकि अगर आप बात करें मक्का, ज्वार, बाजरा की, है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अगर हम बात करते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा की, तो इनके अंदर शुष्क पदार्थ होता है 30%, है ना। कितना होता है, 30%। कितना होता है, 30%। इस प्रकार से आप मोटा मोटा ध्यान में रखें। जो सूखे होंगे उनमें बहुत ज़्यादा होगा, बाकी इनमें नॉर्मल होता है। बरसीम में 20% होता है, रिचके में थोड़ा सा इससे शुष्क पदार्थ ज़्यादा होता है, वो 25% होता है। जबकि जो मक्का, ज्वार, बाजरा होते हैं, ये भी हरी है ना, हरी अवस्था के ही है, उनमें 30% होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जई की। जैसे हमने बात कर ली है ना, जई क्या है, हे व साइलेज दोनों के लिए काम में ली जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेवण घास की। ये सेवण घास क्या होती है, जो जैसलमेर वाला इलाका है उसमें पाई जाती है ना। इस प्रकार की घास होती है, आप देख सकते हैं। ये घास होती है, पौष्टिक भी बहुत होती है, और ये जो मृदा अपरदन होता है उसको भी रोकती है ना। ये पौष्टिक घास होती है सेवण घास, और ये मृदा अपरदन को रोकती है। का जो नाम होता है क्या होता है, वैज्ञानिक नाम पता है किसी को, वैज्ञानिक नाम, लेज्यूरस सिंडिकस। लेज्यूरस सिंडिकस होता है इसका नाम, और इसका नाम आप याद रखें ना, कभी कभी सेवण घास का नाम पूछ लिया जाता है, तो क्या है, लेज्यूरस सिंडिकस। इसके बाद हमने बात की जो सेवण घास है वो कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से जैसलमेर वाला जो इलाका है उधर पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाके में। और जो है ये घास बहुत पौष्टिक होती है ना, ये पौष्टिक होती है, इसीलिए इसको काम में लेते हैं। और ये जो है मृदा अपरदन को, किसको रोकती है, वायु अपरदन को, और मृदा अपरदन को कम करती है। यानी वायु से मृदा का अपरदन होता है, तो उस मृदा अपरदन को रोकती है। वायु के द्वारा जो अपरदन होता है मृदा का, उसको ये घास रोकने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूम या लूंग की। लूम या लूंग क्या होता है, जो खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी, इस प्रकार से आप सब जानते हैं खेजड़ी को, तो ना ऐसी होती है खेजड़ी। और खेजड़ी की जो पत्तियां होती है, पत्तियों को सुखाकर संग्रहित किया जाता है ना, जो पत्तियों को सुखाकर चारे के रूप में काम लिया जाता है। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है, खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर चारा प्राप्त किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ये टर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लूम या लूंग बोला जाता है ना। आपको पता है ये लूम या लूंग बोला जाता है, पता है।
बात है, चलो है ना। चलो क्या बोलते हैं, लूम या लूंग बोलते हैं। जिसको पता नहीं हो वो याद करे इसको, है ना। जो लोकल वर्ड है ये तो लोकल तो याद होगा आधे लोगों को, लेकिन बाकी जिसको याद नहीं है वो इसको याद करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाला, है ना। पाला क्या होता है, जड़बेरी की पत्तियों को सुखाकर। जड़बेरी क्या होता है पता है किसी को, जड़बेरी बेर, जो देशी बेर होता है ना, देशी बेर होता है। ये पत्तियां भी दिख रही है आपको ना, इस प्रकार की होती है बेर की पत्तियां। तो जो देशी बेर होता है, जड़बेरी मतलब देशी बेर को बोला जाता है। जो देशी बेर होता है उसकी पत्तियों को सुखाकर चारे के लिए काम लेते हैं। क्या करते हैं, देशी बेर की पत्तियों को सुखाकर जो चारे के लिए काम में लेते हैं उसको हम पाला बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, पाला बोला जाता है। तो ये लोकल थोड़े ये इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखें। लूम और लूंग किसको बोला जाता है, वो खेजड़ी की पत्तियां हैं। जबकि जो पाला है वो क्या है, जड़बेरी की पत्तियां। किसकी पत्तियां हैं, देशी बेर या जड़बेरी की पत्तियां हैं। एक हम बात करते हैं, अगर जो चारा है उसको ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनाना है, उसको न्यूट्रिएंट रिच करना है, तो उसके लिए यूरिया भी यूज़ करते हैं ना। तो यूरिया की मात्रा कभी कभी पूछ ली जाती है, तो 1 से 2% चारे को न्यूट्रिटिव बनाने के लिए यूरिया यूज़ करते हैं 1 से 2%। ज़्यादा अगर हमको न्यूट्रिटिव बनाना है, जो अपने जो भी है पशुओं का आहार चारा वगैरह, उसको अगर न्यूट्रिटिव बनाना है तो उसके लिए आपको ये मात्रा कभी कभी पूछ ली जाती है यूरिया की। तो ध्यान में रखें आप, 1 से 2% यूरिया इसके लिए यूज़ किया जाता है ना। ये हो गया हमारा संपूर्ण आहार के बारे में। जो पशुओं के आहार थे किस प्रकार से देने हैं, कैसे उनके चारे संरक्षित करने हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।